हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज जिस टॉपिक की क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ से हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले बता दूं, ये जो क्लासेस है स्पेसिफिकली जो है वो 3 एग्जामिनेशन को टारगेट करके मैंने शेड्यूल की है। नंबर 1, अगर आप CUET PG एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो ये एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आप देखोगे आज के सेशन में वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल पिछले बार पूछे जा चुके हैं। नंबर 2, अगर आप UGC नेट एस्पायरेंट हो। एंड नंबर 3, जैसा आप सभी को पता है, आने वाले दिनों में अगर आप MPPSC या फिर RPSC एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो ये कुछ वैसे सेक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली जहाँ से हर साल आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले जैसा मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप भी आने वाले एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और आपने भी फॉर्म डाला है और जो कि डालना चाहिए भी RPPSC या फिर MPPSC एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपके लिए कहीं से भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक नेट एस्पायरेंट हो, आप सेट एस्पायरेंट हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो आने वाले जून अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप MPPSC एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो अगर बात की जाए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप इकोनॉमिक्स से टारगेट करने वाले हो एग्जामिनेशन को, तो जो आप UGC नेट में पढ़ते हो, आप अगर सेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मोर और लेस वही टॉपिक आपको इस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं कुछ अलग होने की बात कहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आप MPPSC एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो MP के रिगार्डिंग आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे MP की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, जिसके लिए भी आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि विद इन द टाइम ड्यूरेशन हम इंटायर MPPSC या फिर RPSC के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपकी UGC नेट एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अगर बात हो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जो भी सिलेबस आपके पास नेट के द्वारा फ्रेम करके मिलते हैं, मोर और लेस वही सिलेबस से आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो भी लोग आने वाले नेट को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें इस एग्जामिनेशन के लिए भी बिल्कुल सोचना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, 10 तारीख से हमारी ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो जा चुकी है RPPSC और MPPSC के रिगार्डिंग में। और अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट दैट इज IFS पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से। हमारी एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसके बाद आप जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट से, वहाँ पर जाकर आप खुद को रजिस्टर करते हो। उसके बाद सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि RPSC एग्जामिनेशन या फिर MPPSC एग्जामिनेशन पे अभी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आपको महज कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे MPPSC 10 अगर आप वहाँ पे लगाते हो, MPPSC को टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो भी कोर्स फी होती है वो 10% से रिड्यूस हो जाती है। एंड सिमिलर टू RPSC एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे आपको RPSC 10 का कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर एक सेशन के स्टार्ट होने के पहले बताता हूं, अगर आप एक बिगनर हो, आप आने वाले एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और एक सीक्वेंस से प्रिपरेशन करना चाहते हो UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप IFS की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको मिलता क्या है, आपके पास ऑप्शंस होती है लाइव लेक्चर्स के लिए, जहाँ पे आप डे टू डे बेसिस पे लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो। इन केस किसी भी रीजन से आपसे लाइव लेक्चर अगर मिस हो जाती है, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का भी ऑप्शन होता है। साथ ही साथ हर एक लेक्चर पे बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये वैसे ही सवाल होते हैं जिस पैटर्न पे NTA द्वारा आपसे सवाल पूछा जाता रहा है, और पूछे जाने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ताकि आप ये इवेल्युएट कर सको कि मेरे लेक्चर अटेंड होने के बाद आप उन तमाम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और अगर फिर भी किसी तरह से कोई डाउट रहती है, तो आप हमारे साथ डाउट सेशन में भी उसे क्लियर करते हैं। उसके अलावा आपको टीचर के हैंडआउट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आपको नोट्स मेकिंग में फर्दर हेल्प करती है। और ये आपको इस तरीके से भी हेल्प करता है, क्योंकि कई बार होती क्या है, कोई भी स्टूडेंट एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे देता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है, हमारी जो इकोनॉमिक्स की सिलेबस है वो बिल्कुल समुद्र की तरह है।
इंटायर 10 सेक्शंस को हमें कवर करना पड़ता है विद इन द टाइम लिमिट, और साथ ही साथ हमारे ऊपर पेपर 1 का भी बर्डन होता है। बात समझ में आ रही है? और उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें इंटायर सिलेबस को कवर भी करना है, हम पे उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, उन्हें भी सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाकर हम प्रिपेयर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में उतना डिटेल्ड वे में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो आपको टीचर के हैंडआउट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपको ये भी आइडिया लगेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और अगर आपके पास उतनी जानकारी है तो आप एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक करते हो। साथ ही साथ आपके पास टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन होता है, जब हर संडे आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनते हो और वहाँ पे आप अपने वीकली परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो, वीकली प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करते हो, ताकि आपको पता रहे आपकी लर्निंग किस पेस से चल रही है और किस सेक्शन में आप लैग कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जो आपको देखने को मिलता है और शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले। मैं वैसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे आपको 2004 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे अपडेटेड है विद द मार्क्ड आंसर्स। और केवल इतना ही नहीं, आप केवल उन क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, बल्कि उन सारे क्वेश्चंस को आप एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप सभी को पता होगा, अगर आपने प्रीवियसली एग्जामिनेशन दिया है या फिर आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन देने वाले हो पहली दफ़ा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल होता है। आप अगर कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाइए, आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 2004 से लेकर जब से नेट की एग्जामिनेशन हो रही है 2023 तक के, जो रिसेंटली अभी मार्च के मंथ में हुई है, वो सारे मार्क्ड आंसर्स के साथ अवेलेबल है। और आप उन सारे क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। और खास बात यह है कि आप हमारे एप्लीकेशन पे ही अपने लाइव स्कोर को भी देख पाओगे, और ये आपको मदद करेगा कि विद इन द टाइम लिमिट जब आप क्वेश्चन का सेट लगा रहे थे, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, कितने समय में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है, आपको आदत भी लगवाती है डेली मॉक देने का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप रियल एग्जामिनेशन को फेस कर रहे होगे तो किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक सिचुएशन हैंडल करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से कोई नयापन नहीं लगेगा। आप इन सारे प्रोसेस से पहले ही गो थ्रू हो चुके होंगे एग्जामिनेशन के प्रायर ही। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे सेक्शन आपको अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है डाउट सेशन में, आप सारे लाइव लेक्चर्स को अटेंड करते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वीकली टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन रहे हो, और प्लस आप अपना हैबिट बिल्डअप करते हो डेली मॉक टेस्ट देने का। और अगर आप इतना कुछ करते हैं, सुनकर लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। माइंड यू, ये सारा कुछ हम विद इन द टाइमलाइन करते हैं, और साथ ही साथ कुछ समय बचाया भी जाता है। एक साल में 2 फेजेस में एग्जामिनेशन होती है, ठीक है? तो हमारा टारगेट होता है कि विद इन 5 मंथ्स आपकी इंटायर सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर पेपर 1 का भी बर्डन होता है, और वो भी साइमल्टेनियसली ही आप पढ़ते हो IFS के प्लेटफॉर्म पे। और हमारी ये टारगेट होती है 5 मंथ्स में इंटायर 10 सेक्शंस को कवर किया जाए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाए, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, लेकिन उसके बाद जो समय बचा रहता है हमारे पास में, उस समय हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ताकि हर तरह से आपकी प्रिपरेशन सॉर्टेड हो जाए और एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो ये जर्नी होती है हमारी IFS के थ्रू प्रिपरेशन करने पर, ठीक है? चलिए अब सेशन में बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम इनकम एम्प्लॉयमेंट थियोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद सेज लॉ। और सेज लॉ जब भी हम लोग नाम सुनते हैं, सबसे पहले ध्यान में आता है इनका एक फेमस कोट्स, ठीक है? और वो क्या बताते हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था JB से के द्वारा। और आपको पता है एक बात, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उनके जो थियोरी का बेसिस है ना, जो बेस है, वो सेज लॉ को ही मानते हैं। और ये क्या बताते हैं फर्दर? जो भी सप्लाइड कमोडिटीज, सर्विसेज, गुड्स जो भी होंगी इकॉनमी में, वो क्या होंगी? अल्टीमेटली उसका डिमांड कर लिया जाएगा।
यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और किसी भी तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं होने वाला है। इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करने वाली है ना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का वही मानना है ना कि हमारे पास कैसी इकॉनमी होनी चाहिए, लेजाज फेयर इकॉनमी होनी चाहिए। लेजाज फेयर इकॉनमी अगर मैं कहूँ तो वैसी इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई। अगर मैं दूसरी मेन पॉइंट की बात करूं क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप जानते हो वो क्या कहते हैं, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है। ठीक है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है। उदाहरण के तौर पे जो भी व्यक्ति जॉब की तलाश में है उसे जॉब मिलेगा, यानी कि किसी भी तरीके से बेरोजगारी नहीं रहने वाली। और इनका ये भी मानना है, और अगर थोड़ा बहुत डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन आ भी जाए, हमारी इकॉनमी फुल इक्विलिब्रियम लेवल से डेविएट कर भी जाती है, तो वो महज शॉर्ट रन के लिए ही होने वाली है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होने वाली है, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस यानी कि इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ में आ रही है ना। डिमांड एंड सप्लाई अपने आप में ही सक्षम होते हैं कि आपको वो वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पे ले जाएंगे। यानी कि आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन अगर फेस भी करोगे तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके आप फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही काम करने वाले हो। ये सारे क्लासिकल के थॉट थे। उन्हें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए था। उनका ये मानना था मार्केट अपने आप में ही क्या है, सफिशियंट है इक्विलिब्रियम इंश्योर करने में। तो ये सारे बैकग्राउंड है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के, जैसे कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, आप नाम सुनते हो, जेबी सॉ, ये सारे क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। और इनका यही मानना था कि इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है। और उन्होंने बेस माना था सेज के इस लॉ को, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उम्मीद करता हूँ चीजें अब आपको समझ में आई हुई होगी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद द सेज लॉ। इनमें से कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कौन साथ साथ नहीं जाता, सेज लॉ के साथ में अलाइंड नहीं होती। तो पहला देखिए, द इकॉनमी हैज फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस। इकॉनमी में फ्लेक्सिबल वेज और प्राइस होती है। द इकॉनमीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोलली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। वो केवल और केवल जो आपका जो इकोनॉमिक्स का लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो केवल डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर आपके। अगला है, द इकॉनमी विल प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करेगी। द इकॉनमी हैज एन इन्वायरमेंट ऑफ लेजर्स फेयर। इकॉनमी में इन्वायरमेंट कैसा होगा, लेजर्स फेयर का, दैट इज नॉट एन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक बात को समझो, क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये कहा गया था, सेज भी ये मानते हैं इकॉनमी हैज फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी जाना इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है। और हम ये भी जानते हैं वो क्या मानते हैं, लेजर फेयर की पॉलिसी। लेकिन कभी ये वो नहीं मानते कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा हमारे इनकम के ऊपर, यानी कि इनकम बढ़ रही है तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कई अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। सो आई थिंक बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा इनकंसिस्टेंट पूछा गया था, ना कि कंसिस्टेंट। खुशी खुशी में कोई और ऑप्शन टिक ना हो जाए, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। और आप सभी को पता है एमपीसी क्या होता है, जब आपका कंजम्पशन में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन योर इनकम। डेल्टा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो क्या बताती है, चेंज बताती है। इतना तो हम जान रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या, इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। अब आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे, दैट इज इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम। यानी कि जब आपके इनकम में एडिशनल इंक्रीमेंट होती है तो उसके वजह से आपका कंजम्पशन कैसे चेंज करता है, किस तरीके से वो इंक्रीज कर रहा होता है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन एक्सप्लेनिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कीन्स एम्फेसाइज्ड। जब वो बता रहे थे लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो कीन्स ने किस बातों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, या फिर लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा बैक लेकर जाता हूँ। 1929 में क्या हुआ था ना, मैं कुछ बताता हूँ आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1929 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ईयर बिल्कुल यही है, हमने क्या सामना किया, दी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। बात समझ में आ रही है, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का हमने सामना किया, हमने फेस किया।
उसके प्रायर जो क्लासिकल थॉट्स थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, लेजिस फेयर पॉलिसी होना चाहिए, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करेगी, किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं आएगा, फलाना ढिमकाना जो भी हमने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितने भी कमोडिटी गुड्स सप्लाइड होंगे मार्केट में, अल्टीमेटली उसका डिमांड कर लिया जाएगा। वही तो बेस था क्लासिकल के थॉट्स का। लेकिन उसके बाद देखो 1929 में हम द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस करते हैं। और डिप्रेशन एक वर्ड को याद रखिएगा, जो आप और हम जाते हैं ना कभी कभी किसी सिनेरियो में, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखो, इकोनॉमी के टर्म में हम क्या बताते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा क्या, रिसेशन। ठीक है, रिसेशन। और आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, मंदी। बात समझ में आ रही है। तो डिप्रेशन जो होता है ना, वो रिसेशन से भी बुरा वाला फेज होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर रिसेशन आ गई, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मान लो कि पहले आपको आदत थी कितनी, आप क्या करते थे कि मंदी आ गई है मार्केट में, तो मंदी आने का मतलब क्या है कि बल्क में गुड्स अवेलेबल है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं हो रही। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ा जा रहा है। इन्वेंट्री कहने का मतलब जब स्टॉक बनाए रखते हो, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनकी स्टॉक इकट्ठा होती चली जाएगी, बट उस गुड्स के लिए डिमांड नहीं किया जा रहा है इकॉनमी में। तो बात क्या है, बात मंदी की है, कोई डिमांड नहीं हो रहा, मंदा मंदी चढ़ी। आप सुनते हो ना, अभी रिसेंटली भी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं। कंपनी का ये कहना है कि लोगों ने उनके प्रोडक्ट के डिमांड को घटा दिया है। तो देखो वहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन का सिचुएशन ये होता है कि आपकी सप्लाई कमोडिटी होकर रखी पड़ी है मार्केट में, बट लोगों के पास में भी उतना पैसा नहीं है जो वो डिमांड कर सके उन गुड्स को। इस कारण से लोग परचेज नहीं कर रहे और सप्लायर ने सप्लाई करके रखा है। ठीक है, जब लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा, तो वहाँ पे फिर क्लासिकल के थॉट धराशायी होने शुरू हो गए। बात समझ में आ रही है। फिर क्लासिकल के जो थॉट्स थे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो फिर वहाँ पे पूछा गया तो सप्लाइड तो है इतना गुड्स, डिमांड तो किया नहीं जा रहा, फिर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आ कैसे रही है, और इस डिप्रेशन से निकला कैसे जाए, इस डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है। तो वहाँ पे शुरुआत होती है जेएम केन्स का। ठीक है, तो वहाँ पे लाइमलाइट में आते हैं जॉन मिनार्ड कीन्स, जिसे हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, या फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हो, उनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, 1776 में उनकी एक बुक आई थी, बहुत ज़्यादा फेमस, सवाल वहाँ से भी पूछे जाते हैं। उनके बुक का नाम क्या था, एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था, मैं यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वेल्थ ऑफ नेशन, इनका पूरा नाम बेसिकली जनरल इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, वैसा कुछ काइंड ऑफ है, बट वेल्थ ऑफ नेशन अगर आपको याद रहे तो यहाँ से भी डायरेक्टली सवाल कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जनरल इंक्वायरी करके वो रिलेट करती है, इसके पूरे नाम में है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और ये बुक कब आई थी, ये बुक आई थी 1776 में। ठीक है, ये सारे डेट्स, सारे बुक के नेम्स, वैसे वैसे सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और इन्हें आप फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कह लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स कह लीजिए, एडम स्मिथ को ही कहते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज जॉन मिनार्ड कीन्स। तो इनका क्या मानना था, ये कहते थे कि अब गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। क्लासिकल ने क्या कहा था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मुझे नहीं चाहिए, मार्केट फोर्सेस अपने आप में सफिशिएंट है इक्विलिब्रियम को इंश्योर करने में। बट कीन्स ने क्या कहा, अब गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा सामने और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड को इंश्योर करे, इफेक्टिव डिमांड को इंश्योर करे। और आपने देखा है, अगर हमें इक्विलिब्रियम में जाना हो तो ये रही हमारी सप्लाइड कर्व, ये रहा हमारा डिमांड कर्व, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जितनी क्वांटिटी सप्लाइड है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड की जा रही है, और आप डिमांड को कैसे बढ़ाओगे, इफेक्टिवली। लेकिन लोग तो परचेज कर नहीं रहे ना, तो लोगों परचेज नहीं कर रहे हैं, तो मे बी इनकम ना हो उनके पास, तो सरकार सामने आए और वो इंश्योर करे कि इफेक्टिव डिमांड बढ़े, यानी कि लोग डिमांड बढ़ाए। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। अब एक बात को समझो, सरकार ये तो नहीं करेगी कि हर बंदे के पॉकेट में जाकर वो पैसे डाले, ऐसा तो वो नहीं कर सकती। इफेक्टिव डिमांड कैसे बढ़ाएगी वो, इफेक्टिव डिमांड बनाने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे होने चाहिए। तो सरकार को जो कहा गया कीन्स के द्वारा कि वो अपना रोल प्ले करे, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार सबको बुलाकर पैसे बांटने शुरू कर देगी, वो वैसा तो करेगी नहीं। तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, सोशल ओवरहेड्स। ध्यान देना इस टर्म को, बहुत ज़्यादा अभी सर्कुलेट कर रहा है और ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सोशल ओवरहेड्स हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक ओवरहेड्स हो। मैंने कल वाले सेशन में भी बताया है, इकोनॉमिक ओवरहेड्स
ये क्या होते हैं? ये वैसे कैपिटल एसेट होते हैं जो किसी भी नेशन को डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, ये सारा कुछ क्या होता है? सोशल ओवरहेड्स होता है। तो सरकार आए और इन सारे चीज़ों पे पैसे खर्च करे, और जब नए नए कंस्ट्रक्शंस होने शुरू होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना शुरू होगा, सरकार को क्या चाहिए होगा? उसके लिए निवेश करना पड़ेगा इकॉनमी में। जब निवेश करेंगे, डैम्स बनवाएंगे, ब्रिजेस बनवाएंगे, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, उसके कारण से क्या होगा? रोजगार क्रिएट होगा, सरकार को लेबरर्स की रिक्वायर्ड होगी। जब रोजगार क्रिएट होगा, लेबर्स हायर्ड किए जाएंगे, उनको अपने लेबर को सेल करने के बदले में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, और उन्हीं पैसे से जाकर वो मार्केट में डिमांड करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप एक बात को ध्यान रखो, जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है खास करके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। उनका मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ना कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन जो गवर्नमेंट काम करती है, वो काम करती है वेलफेयर मोटिव से, ना कि प्रॉफिट मोटिव से। तो सरकार इस तरीके से ही वेलफेयर करे, वो सामने आए और ऐसे ऐसे चीज़ों पे पैसे खर्च करे जिसके कारण से रोजगार क्रिएट होगा, और फर्दर वो क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोगों के जेब में पैसे जाएंगे और लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, और जो क्वांटिटी सप्लाइड बची हुई थी इकॉनमी में, उसकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाओ। बात समझ में आ गई? तो ये थे केन्स का पूरा पिक्चर, जो आप समझ रहे हो, जो मैंने समराइज करने की कोशिश की है, ताकि आप दोनों के थॉट्स में क्या कर सको? डिफ्रेंशिएट कर सको। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब यहाँ पूछा गया है क्या? इन एक्सप्लेनिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कीन्स एम्फेसाइज्ड। तो कीन्स ने सबसे ज्यादा इंफेसिस किसके ऊपर दिया है? टेक्नोलॉजी के चेंज के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, या फिर लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपने देखा क्या? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सप्लाइड तो है ही कमोडिटी। ठीक है, चलिए, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे देखिए, एज्यूम दैट द कंजम्पशन फंक्शन इज इन द फॉर्म इतना। ठीक है, देखो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8y एंड इनकम इज 1000, और y का वैल्यू आपके पास कितना गिवन है? 1000। देखो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सुएट या फिर आई थिंक CUCET में पूछा गया था। बेसिकली आप क्या करते हो? कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो। 0.8 गिवन था ना, सॉरी 0.8 इंटू क्या करोगे? 1000। उसके बाद आप क्या करो? ले आओ 10 नीचे, यहाँ पे करो कट, 850 आ जाएगा आपका टोटल आंसर। दैट विल बी योर राइट आंसर। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त नहीं लगना। बहुत सारे लोग मैथ्स देखकर घबरा जाते हैं, क्या पूछ दिया? कंजम्पशन फंक्शन गिवन है भैया, केवल आप वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड आउट कर लो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन। इन द सिंपल किनेशियन मॉडल कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ। सिंपल किनेशियन मॉडल है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ। कंजम्पशन किसका फंक्शन होगा? जैसे हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? आउटपुट क्रिएट करते हो। उदाहरण के तौर पे y इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? ये क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि मान लो अगर ये क्या है आपका आउटपुट, तो आउटपुट जो आप जनरेट करने वाले हो, वो किसके थ्रू जनरेट करने वाले हो? ये सारे हो गए आपके इनपुट्स, यानी कि इनका ही इस्तेमाल करके तो करोगे। तो y इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने देख लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सिमिलरली कंजम्पशन किसका फंक्शन होगा? आपने अभी पढ़ा क्या? MPC। आपने देखा ना, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। ठीक है, आप पढ़ते हो APC। ठीक है, APC आप पढ़ते हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां पे क्या पढ़ते हो? C ओवर Y। इस तरीके से आप देखते हो। तो मान लो कि इनकम पे ही डिपेंड कर रहा है ना आपका कंजम्पशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ी थी। बात समझ में आ गई? तो कीन्स के मॉडल में भी कंजम्पशन किसका फंक्शन हो जाएगा? कंजम्पशन आपका फंक्शन हो जाएगा किसका? क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा? क्या लेवल ऑफ इनकम का हो जाएगा? क्या वो प्राइस लेवल का हो जाएगा? या फिर नन ऑफ द एबव? अब आप आसानी से समझ जाओगे कि कीन्स के भी मॉडल में, कीन्स के मॉडल में जो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। और एक बात को याद रखो, अगर लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन की बात हो रही है ना, तो मैं कुछ और बताता हूँ। कीन्स के द्वारा ही दिया गया था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय जॉन मिनार्ड कीन्स। और वो इसके थ्रू बताना क्या चाहते हैं? देखो साइकोलॉजी एक वर्ड जुड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, उनका ये मानना था इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही होती है, उस रेट से कभी कंजम्पशन नहीं बढ़ता। उदाहरण के तौर पे मान लो अभी आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपए है, और आप पर डे के बेसिस पे 5 रोटीज खाते हो। सपोज करो आपकी इनकम हो जाती है 1000 रुपए। ठीक है, क्या आप 50 रोटी खाना शुरू कर दोगे?
एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस रेट से इनकम बढ़ी है वैसे ही रेट से कंजम्पशन बढ़ जाए? नहीं हो सकता है। मैक्सिमम मान लो कि 10 रोटी पे जाओगे, ठीक है, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगी जिस रेट से आपका इनकम बढ़ेगा। तो अब आप समझ जाओगे आसानी से कि उन्होंने क्यों कहा था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यहाँ साइकोलॉजी काम कर रही होती है। इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता तो है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन द सिंपल केनेशियन मॉडल इन्वेस्टमेंट इज, अब इन्वेस्टमेंट को क्या माना गया था सिंपल केन्स के मॉडल में? क्या उसे फिक्स माना गया था? फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम का वो फंक्शन होगा ईदर फिक्स्ड और अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम या फिर नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन आता है ना, बेसिकली वो दो चीजों पे केन्स के द्वारा मतलब डिपेंड करती है। एक है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट इज MEC, और एक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से फिक्स नहीं होती, वो फंक्शन ऑफ केवल इनकम नहीं होता बल्कि वो इधर फिक्स्ड या फिर लेवल ऑफ इनकम के इक्विवेलेंट हो सकती है, उसका फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इन सिंपल केनेशियन मॉडल MPC प्लस APS इक्वल टू 1, MPC दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे 1 1 क्या है? वो 1 कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब एक बात को समझो, मान लो आपके पास इनकम कितना है, आप 100 रुपीज़ जनरेट करते हो, ठीक है। अगर आप इसमें से कंज्यूम कर रहे हो 70 रुपीज़ को, तो आप सेव कितना कर रहे होगे? 30 कर रहे होगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी 100 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके इनकम के। तो यहाँ पे 1 दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जो चेंज भी आएगा बेसिकली, इनकम अगर मान लो कि आपका कंसिस्टेंट है, चेंज भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 के बराबर ही रहना है। और अगर आपको केवल पूछ दिया जाए कि MPC क्या होगा, आप सिंपल कर दो ना 1 माइनस MPS, 1 माइनस MPS। और अगर आपसे MPS पूछ दिया जाए तो 1 माइनस MPC। सिंपल। आप इस तरीके से क्या कर रहे होते हो, कैलकुलेट कर रहे होते हो। और आपने MPC को कैसे दिखाया था? आपने MPC को दिखाया था डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई। तो APC को आप कैसे दिखाते हो? आप दिखाते हो C ओवर वाई। सिंपल। आप अगर MPS को कैसे दिखाओगे? MPS को कैसे दिखाओगे? डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। और APS को कैसे दिखाओगे आप? S ओवर वाई। सिंपल। ये सारे चीज़ आप याद रखो, सारे बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कीज के थ्रू आप क्या देख रहे हो, दोनों के दोनों डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, सॉरी दोनों के दोनों करेक्ट है। व्हाट आई एम डूइंग, ओके। बोथ A एंड B आर करेक्ट। और यहाँ पे पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे, तो नीदर A नॉट B, यानी कि दोनों के दोनों सही है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। कभी कभी मैं भी ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ, और कई दफ़ा ऐसा नहीं है कि गलती आपसे ही होगी। जब हम लोग भी एग्जामिनेशन दिया करते थे तो हमसे भी वैसे ही मिस्टेक हुआ करते थे। कॉन्सेप्ट पता है दिमाग में क्या होना चाहिए, बट स्टिल हमें पता भी है कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन जो कि टाइम की लैगिंग होती है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आने वाला क्वेश्चन भी आप गलत कमिट करके आते हो, जैसा मैं अभी कमिट कर देता, जैसा मैंने भी कभी किया है अपने समय में, ठीक है। जब आकर देखता था तो पता चलता था कि मतलब कि मैंने मिस्टेक कमिट कर दी, ठीक है। इसीलिए, और उस समय ना बेसिकली होता क्या था कि वैसे सोर्स नहीं होते थे कि कहीं पे जाकर अच्छे खासे मॉक दे सके, पहले से सिनेरियो बना रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सारा कुछ। तो अब आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को, और आप जनरल लाइफ से सीख सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन सिंपल केनेशियन मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, स्टेबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है? इफ APC इज लेस देन 1, APC is less than APS is less than 1, marginal propensity to consume is less than 1, या फिर none of the above। and the right answer for this particular question is APC is less than 1। अब देखो क्यों। if APC is less than 1, it means that consumption expenditure increases by a small amount than income। आपकी जो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर होने वाली है वो स्मॉल अमाउंट से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, जितना अमाउंट आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है। एज इनकम इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज दैट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑल्सो इंक्रीजेस, तो आपकी सेव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव,
तो आपके अमाउंट का, इनकम का जो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होता है वो आप अल्टीमेटली सेव कर रहे होते हो रैदर देन कंज्यूम। जैसा मैंने आपको बताया, जिस रेट से इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ती, ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा सेव कर रहे होगे आप पहले की तुलना में। दिस मीन्स दैट द मल्टीप्लायर इफेक्ट which is the process by which an initial change in autonomous expenditure leads to a larger change in equilibrium output is dampened। इसी रीजन से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, डैम्पन कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात को। एपीसी शुड बी द लेस देन 1, आपने ये भी देखा भी है। ठीक है, कीनीशियन एनालिसिस एज, कीन्स का एनालिसिस क्या है, देखो यहाँ पे एक और थ्योरी की चर्चा करेंगे, एक और बात की चर्चा करेंगे बेसिकली। क्या वो शॉर्ट रन एनालिसिस है, क्या वो लॉन्ग रन एनालिसिस है, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस है, या फिर नीदर शॉर्ट नॉट लॉन्ग रन एनालिसिस। अब एक बात को समझो, कीन्स ने केवल उतना ही नहीं कहा था। कीन्स ने कहा कि क्लासिकल्स हमेशा ना लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लॉन्ग रन कि लॉन्ग रन में जाकर ऐसा हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकॉनमी काम कर रही होगी, लॉन्ग रन में जाकर सारा कुछ डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म हो जाएगा सब कुछ। कीन्स ने कहा लॉन्ग रन में तो मर जाएंगे, है ना, लॉन्ग रन में हो सकता है हम लोग मर जाए, वो देखने के लिए जिंदा ही ना रहे। तो जब तक जीवित है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है ना। तो हमें शॉर्ट रन की बात करनी चाहिए, ना कि लॉन्ग रन की बात करना चाहिए। इन लॉन्ग रन वी विल बी डेड, सिंपल सी उन्होंने ये बात कही थी। अब आप यहाँ से आसानी से ये आंसर कर लोगे। जो कीन्स का एनालिसिस रहा होगा वो कहाँ का रहा होगा, शॉर्ट रन का रहा होगा, ना कि लॉन्ग रन का रहा होगा। सो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब देखो क्या है, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मेजर्ड बाय, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने लिखा था ना सी ओवर वाई। ठीक है, ये आप देख सकते हो सी ओवर वाई, ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, आगे देखो, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मेजर्ड बाय, ओके भाई क्वेश्चन है क्या, ओके वी हैव डन। हाँ, अब देखो अगर आपको सेशन हमारा पसंद आता है, आपको लगता है कि डे टू डे बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, नए अप्रोच से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन। इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप नेट एस्पायरेंट हो, टारगेट कर रहे हो एग्जामिनेशन को, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल्स आपके लिए रिक्वायर्ड है आप यहाँ से अवेल कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। मैं वैसा इसीलिए कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो चाहे वो फ्री लेक्चर्स हो, कई सारे फ्री लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, फ्री नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बात क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मटेरियल्स हो, नोट्स हो, डीपीपी दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स। हर लेक्चर के बाद आप क्या देखोगे, मैंने जो अभी लेक्चर लिया उसके नोट्स वहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। प्लस आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप एवेलुएट कर सको कि लेक्चर अटेंड करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। उसके बाद भी फिर कोई डाउट रहती है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। लेकिन एप्लीकेशन पे आपके एग्जाम से जुड़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश होती है, ताकि आपको किसी और जगह जाना ना पड़े और आपके पास एक ही जगह सारे मटेरियल्स एकत्रित रहे। बात समझ में आ रही है। और हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंटायर 10 सेक्शंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमें एनटीए के द्वारा दिया जाता है। और जितने भी टॉपिक्स के बारे में जिक्र किया गया है, भले उनसे सवाल पूछे जाए, ना पूछे जाए, कम पूछा जाए, ज़्यादा पूछा जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक टॉपिक को हम डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना तो हमें पढ़ना ही है। उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद ही हम किसी और यूनिट में मूव करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर आपको केवल सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चाहते हो, उसके लेक्चर्स को ही देखना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहते हो और उसके इंटायर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, केवल आप इसके ऊपर टैप करते हैं और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जितने भी लेक्चर्स अभी तक कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, वो सारा कुछ आपको एक अलाइंड वे में देखने को मिलेगा, सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। और हर एक लेक्चर के नीचे आपको मिलेंगे 2 स्लॉट्स, जहाँ पे उस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स होंगे और उसी पर्टिकुलर लेक्चर पे बेस्ड आपसे सवाल पूछे गए होंगे, ताकि आप अपने लर्निंग को भी वैल्यूएट कर सको कि लेक्चर अटेंड करने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फिर भी कोई डाउट रहती है, आप हमसे डाउट सेशन में पूछते हो। यानी कि एक एक टॉपिक के डाउट जब तक आपके क्लियर नहीं हो जाते, हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव नहीं करते। सिमिलरली, जब तक आपका इंटायर फर्स्ट यूनिट कवर ना हो जाए, आपके प्रॉपर डाउट्स के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, आप डाउट्स क्लियर नहीं कर लेते, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, तब तक हम नेक्स्ट सेशन में मूव नहीं करते हैं, नेक्स्ट यूनिट में मूव नहीं करते। ठीक है, और विद इन टाइम लिमिट इन सारा चीज़ों को करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया,
एक साल में 2 दफ़ा एग्जामिनेशन होती है और हमारे पास महज 6 मंथ का वक्त होता है और कोशिश ये होती है कि 4.5 या फिर 5 मंथ्स में कोर्स पूरे तरीके से कवर कर लिए जाए ताकि इंटायर 1 मंथ हम सेव कर सकें अपने रिवीजन के लिए। और उस रिवीजन वाले स्लॉट में जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश होती है, प्लस उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश होती है जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली सवाल आपसे एनटीए में पूछा जाता है। तो ये होता है पैटर्न हमारे साथ प्रिपरेशन करने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल, अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, लीड टू कंजम्पशन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर, आपका कंजम्पशन फंक्शन जो होगा वो स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर फ्लैटर आपको पता है, हमने इलास्टिसिटी और डिमांड वाले कंडीशन में भी पढ़ा है। स्टीपर कहने का मतलब क्या, आप लेस रिएक्ट कर रहे होगे। फ्लेक्सिबल अगर मान लो आप नहीं होगे, लेकिन अगर मान लो कि फ्लैटर है तो आप ज़्यादा इलास्टिक होते हो, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहे होगे। बात समझ में आ रही है, तो स्टीपर फ्लैटर क्लियर है। शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड, अपवर्ड कर देगा शिफ्ट कंजम्पशन फंक्शन को आपके। अगर आपकी एमपीसी बढ़ेगी तो आगे देखिए, शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड, वो आपका डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा, या फिर शिफ्ट द सेविंग फंक्शन अपवर्ड, सेविंग फंक्शन को अपवर्ड वो शिफ्ट कर देगा। ध्यान से देखिए, द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लीड द कंजम्पशन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर। अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, स्टीपर हो जाएगा। आपने अभी ही पढ़ा है, कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रही होती, प्लस देखो वाई का भी आंसर यहाँ गिवन है, अ चेंज इन एमपीसी विल चेंज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड इंक्रीज इन द एमपीसी स्टीपन्स द कंजम्पशन फंक्शन, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी हैज इंक्रीज, एमपीसी का आपका वैल्यू इंक्रीज किया है, देयरफॉर people are spending a higher percentage of their additional income. This could be due to rising confidence, lower saving and easier availability of credit. अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आप अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। जब आप कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो तो कहने का मतलब क्या है, आप सेविंग करने में कम इंटरेस्टेड हो, आप कंज्यूम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप ज़्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हो बेसिकली। और अगर इसके उलट हो जाए कंडीशन, और डिक्रीज इन द एमपीसी विल फ्लैटन इट, अगर मान लो कि आपका एमपीसी डिक्रीज कर रहा है तो आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्लैटर होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, आप स्टार मार्क कर लेंगे, ध्यान देंगे इस चीज़ को। जैसे ही आपके इंक्रीमेंट आती है एमपीसी में, आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर स्टीपर होता चला जाएगा। ठीक है, रीजन आपने देखा, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर्स को भी मेंशन कर रखा है, और इन सारे नोट्स को आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेरे लेक्चर एंड होने के बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ द किनेशियन कंजम्पशन फंक्शन इज 10 पॉइंट इतना, इफ इनकम इज 1000, आई थिंक द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, तो आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने प्रीवियसली बता दिया है ना। सॉल्व करोगे तो आई थिंक 810 वैसा कुछ आएगा, उस समय 850 आया था, राइट। तो ऑप्शन हो सकता है कि अलग हो वहाँ पे, अब एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम विल लीड टू, अगर आपका कंजम्पशन बढ़ेगा एट एनी गिवन इनकम विल लीड टू हायर एग्रीगेट डिमांड, an increase in export, a fall in taxation revenue, a decrease in import spending। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो गए, नहीं, हायर एग्रीगेट डिमांड, आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है, कंजम्पशन इंक्रीज करता है बेसिकली, तो क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू, अगर मान लो कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, ठीक है, उसके कारण से क्या होगा, डिक्रीज कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हम जो लोन लेते हैं बैंकों से जाकर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनकरेज सेविंग, उसके वजह से हम सेविंग को ज़्यादा इनकरेज करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे पहले की तुलना में। इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, हम ज़्यादा लोन के तौर पे लेंगे और ज़्यादा खर्च भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, कहने का मतलब क्या, मान लो पहले सपोज करते हैं कि जो हमारी है ना बैंक, जैसे कि मान लो सपोज करते हैं एसबीआई, जो लंच के लिए ज़्यादा फेमस है, नहीं। अब मान लो कि एसबीआई आपको क्या करती है कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब देने का काम हटाइए, वहाँ मान लो कि लेती होगी वो आपसे, अगर आप उससे मान लो कि लाख रुपए बोरो करने जा रहे हो तो वो आपके ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रही है, और जब 1 साल के बाद आप उसे पे करने जाओगे तो आप 1,10,000 रुपये पे कर रहे होगे उसको। बात समझ में आ गई, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कहा जाए, आरबीआई के द्वारा ये बताया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम करना है, इंटरेस्ट रेट को लोअर करना है, अब सपोज करो वो कर देती है 8%। अब मान लो फिर से आप उससे बोरो करने जाते हो, तो आप कितना बोरो करने जा रहे हो, लाख रुपए, और उसके ऊपर लगेगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% का। आप पहले देने जा रहे थे 1,10,000 रुपये,
अब देने जाओगे आप 1,08,000 रुपये, सिंपल सी बात है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अल्टीमेटली आपको क्या हो गया, फायदा हो गया 2,000 रुपये का पहले की तुलना में। यानी कि आप बोरो ज़्यादा करोगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, चलो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है। जब आप बोरो ज़्यादा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप बोरोइंग भी बढ़ाते हो, साथ ही साथ स्पेंडिंग भी बढ़ाते हो। सिंपल सी बात है। तो यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, एमपीसी किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल स्पेंडिंग, टोटल कंजम्पशन के, टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम के, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम के, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग के। और हमने देखा है एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉज्ड बाय, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, किसके द्वारा बढ़ रहा होगा, देखो उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा था, लोअर हो रहा था। इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा मैं, आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारी सेविंग, हमारी जो बोरोइंग होगी वो भी लेसर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। देखो, लीड्स टू अ मूवमेंट अलॉन्ग एमईसी शेड्यूल। और देखो एमईसी शेड्यूल क्या है, बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आपकी जो कैपिटल में एडिशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, वही, इसके बारे में भी बात की गई थी जॉन मिनार्ड कीन्स के द्वारा, जो मैंने बताया भी है ऑलरेडी, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, मैंने अभी बताया है। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, है ना। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीनेसियन कंजम्पशन फंक्शन, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन के। The main influence of consumption in the short run is current disposable income. The marginal propensity to consume is less than 1. The average propensity to consume decreases as income increases. The average propensity to consume increases as income increases. And the right answer for this particular question is option number D. That is, are not the characteristics of. इसका फीचर्स नहीं है, किसका, कीनेसियन कंजम्पशन फंक्शन का। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एपीसी, इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। और हमने क्या पढ़ा है, लेस देन 1 होता है। और हमने क्या पढ़ा है, उस रेट से नहीं बढ़ रही होती है कंजम्पशन, जिस रेट से आपका इनकम बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर, जो डेविएशन आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, वो क्या होगा, प्योरली टेम्पररी होगा नेचर में, मतलब कुछ समय के लिए होगा, वापस से मार्केट फोर्सेस के जरिए ठीक कर दिया जाएगा। परमानेंट होगा, मतलब एक बार डेविएशन आ गया तो वो रहेगा ही। इमेजिनरी सिचुएशन, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कभी होगा ही नहीं। नॉर्मल सिचुएशन, ये तो नॉर्मल है ना, आम बात है। क्या कहा गया था क्लासिकल के द्वारा, अगर शॉर्ट रन के लिए भी प्रॉब्लम आती भी है तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मतलब कि मार्केट फोर्सेस के जरिए स्टेबल कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, प्योर टेम्पररी हो गया, प्योरली टेम्पररी इन नेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया भी है, वो क्या मानते हैं कि इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है, और कुछ डेविएशंस आते भी हैं तो ओवर टाइम पीरियड क्या होते हैं, मार्केट फोर्सेस के जरिए स्टेबल कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल इन्वेस्ट अप टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, वो किस लेवल तक इन्वेस्ट करेगी, जब उसका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इक्वल्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो एमईसी के इक्विवेलेंट हो जाए। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज ग्रेटर देन द एमईसी, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन द एमईसी, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज इक्वल टू द एमईसी। और ये आप बता सकते हो, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इक्वल्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जितना उसे कॉस्ट लग रहा है उतनी ही क्या हो जाए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाए। उस पॉइंट के बाद वो फर्दर क्या करता है, उस पॉइंट के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो। ठीक है, फिर उसे क्या मिलने लगेगा, आप सभी को पता है, हमने ये भी कंडीशन देखा था, आपको याद है, हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या बताती है, आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इस्तेमाल कर रहे होते हो, उसके इस्तेमाल से आप कैसा आउटपुट क्रिएट कर रहे हो। और फिर आप पढ़ते हो क्या, टोटल प्रोडक्ट के बारे में भी। ठीक है, पहले वो क्या करती है, इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर फाइनली वो डिक्लाइन करनी शुरू हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। उस पॉइंट पे क्या कर रहा होता है, कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा होता है। फर्म आर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रोडक्शन वाले थियोरी में, मैंने इसके ऊपर बताया भी था पिछले सेशन में, 3-4 सेशन पहले में जाकर अगर देखोगे आप तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थियोरी के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वहाँ मैंने इसको बताया भी है। ठीक है, तब जाकर फर्दर उसे देख सकते हो। एंड विद दिस हमने अनदर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन था CUET PG, NTUGC नेट और आपके MPPSC या फिर RPSC एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग।
अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया, आपको अगर सेशन पसंद आया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसी तरह के सेशन के साथ हम अगले दिन भी मिलेंगे, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।